नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का तृतीय पाठ हिमालय की बेटियां के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां, इसके कवि जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं और इसका पाठ का परिचय है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों और मैदानों तथा पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान धीर गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती है। पर्वतों में यह उछलती कूदती दुबली पतली चंचल बालिकाओं के समान लगती है। लगता है कि हिमालय इनका पिता है और समुद्र इनका पति। लेखक को इन नदियों का एक रूप बहन जैसा भी लगा। सतजल नदी में उसे बहन का रूप दिखाई दिया और इस पर एक कविता भी लेखक ने लिखी है। हिमालय की जो बेटियां हैं, हिमालय की बेटियों के बारे में कवि ने, जो लेखक हैं, उन्होंने यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियाँ हैं, मैदान, पहाड़ों के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं जो हिमालय पर बसे हुए हैं और उनसे ही संबंधित नदियाँ, मैदान, पहाड़, तो इन्हें सबको क्या दिया है दर्जा, उन्होंने इसे एक परिवार का दर्जे के रूप में दिया है कि मैदान और प्रदेश, ये जो नदियाँ हैं वो क्या हैं, माँ और दादी माँ के समान हैं। जिस प्रकार हमारी दादी और हमारी माँ धीर गंभीर और सभ्य महिलाओं जैसी प्रतीत होती है, ऐसे ये हिमालय के मैदान और ये प्रदेश बहुत ही धीर गंभीर हैं। पर्वतों में उछलती कूदती दुबली और चंचल बालिकाओं के समान उन्हें लगती है। उन्हें अपनी बेटियों के समान जो रास्ते हैं पर्वतों के इधर से उधर जाने के, वो अपने चंचल, जो बच्चे चंचल होते हैं ना, तो उन्हें अपने बेटियों के समान यह लगने लगते हैं। और इनमें हिमालय उनका पिता, इन सब का पिता कौन है? हिमालय, और समुद्र को इनके पति के रूप में उसने बताया है और उसे नदियों को एक बहन के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो उसने एक परिवार के रूप में हिमालय को प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे गद्यांश हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या हम देखेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। यानी कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा हाथ या अटक आता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर मैं हो जाता हूँ। इसके हम कठिन शब्दार्थ हैं, उन्हें हम जरा देख लेते हैं। कंधे पर यानी कि चोटियों पर, भावभंगी यानी कि भावों का स्वरूप, उल्लास यानी कि प्रसन्नता, और कौतूहल यानी कि शोर शराबा। इसके संदर्भ प्रसंग हम देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के
हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री नागार्जुन हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने पर्वतों के शिखर पर पहुंचकर नदियों के प्रति अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिलाओं की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने ही काम में व्यस्त दिखाई देती है, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान, श्रद्धा का भाव था, दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धार में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। जब मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट रूप धारण करती है। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता कैसे समाप्त हो जाती है, और इतना आश्चर्य तो किसी लड़की अथवा नन्ही कली को भी देखकर नहीं होता है जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर हमें होता है। अगला है हमारा, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे मोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसके हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बंधुर यानी कि ऊंची नीची या फिर बहुत ही सुंदर। अत्यधिका यानी कि ऊंची समतल पर्वतीय भूमि और पठार, उपत्यका अर्थ होता है तराई, पर्वत के नीचे की भूमि। लीला निकेतन यानी कि क्रीड़ा भवन, जहाँ खेल का स्थान होता है। इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नागार्जुन हैं और प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक पर्वतों से निकलने वाली बहती नदियों को देखकर मनोवैज्ञानिक ढंग से नदियों के मन की बात को व्यक्त कर रहा है। लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से नदियों को, हिमालय की बेटियां और उनके जो पर्वत हैं उन्हें एक पिता के रूप में बताया है। जो भी झील, समुद्र हैं, समुद्र को उन्होंने उनके पति के रूप में बताया है। तो अनेक प्रकार से इसने एक परिवार के जो सदस्य हों उस रूप में इसे व्यक्त किया है। लेखक कहता है कि निरंतर बहने वाली नदियाँ अंतिम लक्ष्य क्या है? जो निरंतर ये दिन प्रतिदिन रोजाना 1 सेकंड के लिए भी न रुकने वाली ये नदियाँ हैं, तो इनका अंतिम लक्ष्य क्या है जिसके कारण यह व्याकुल हैं? हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह, लाड़ प्यार पाकर भी यदि ये संतुष्ट नहीं है तो वह कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा?
हिमालय से अगर ये नदियाँ निकल कर कहीं और दिशा में जाती है तो उन्हें ऐसा लग रहा है, कवि हिमालय को पिता के समान समझा कर कह रहा है कि इन नदियों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर जिसने बड़ा किया है, और अगर ये उसका भी प्यार न पा सकी तो ये अगर ये संतुष्ट नहीं है तो इन्हें कोई और संतुष्ट भला कैसे कर सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली युक्त घाटियों, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल मानो इनका घर है। किसका घर है? नदियों का घर कौन सा है? कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरियाली युक्त घाटियाँ, जहाँ पर घाटियों पर हम देखते हैं हिमालय की घाटियों में चारों तरफ हरी हरी घाटियाँ हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। गहरी गहरी गुफाएं, बड़ी बड़ी और बहुत ही गहरी गुफाओं वाला जो क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ा स्थल यानी कि खेलने का मैदान मानो इनका एक घर है, इन नदियों का वह घर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नदियाँ बहकर आगे जाती हैं, जब ये नदियाँ बहकर आगे जाती हैं तो देवादर, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें करने का अवसर मिल जाता है। जब नदियाँ आगे निकलती हैं तो देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, सरों के वृक्ष, चिनार के पेड़, सफ़ेदा के पेड़ और केल के जंगल, जो इतने सारे जंगलों से होते हुए निकलती हैं ये नदियाँ, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हम आपस में बचपन में जैसे बातें करते हैं ना, घुल मिल कर सहेलियों से, सखियों से हमारी, इस प्रकार इन्हें बातें करने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है इन्हें कि हम इनसे मिल चुके हैं पहले और ये हमारे ही साथ खेल कर बड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती हैं। कभी कभी ये जंगलों में, घने जंगल हैं तो वे अपने मार्ग से भटक जाती है। लेखक कहता है कि बुढ़ा हिमालय अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। यदि ऊंचे ऊंचे शिखरों से भी जाकर पूछा जाए तो वह उत्तर नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब लेखक कह रहा है कि अगर इन बुढ़े हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत से अपनी नदी की अनेक प्रकार की जो धाराएं निकल रही हैं, तो वे अगर उनसे पूछें कि वो किस दिशा में गई हैं तो भी वे दिशाएं, वे शिखर उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। क्योंकि एक पिता होता है, जब अपनी पुत्री से अलग होता है तो वो उसे ढूंढने की हर समय प्रयत्न करता ही है। तो उसी प्रकार से लेखक ने भी बुढ़े हिमालय को अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के न जाने मानसिक रूप से कितना वो परेशान होता है, ये बताया गया है। अगला है हमारा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इसके हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे कि पिघले हुए दिल की यानी कि दया से पूर्ण हृदय, पिघलना यानी कि कोई मोम नहीं है जो पिघल जाए, दया जिसके अंदर दया के भाव होते हैं, तो दया से पूर्ण हृदय की। महानद, महानद का अर्थ होता है विशाल नदी, और श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है महान अवसर। हम इसकी संदर्भ प्रसंग
देखेंगे। पहले तो इसका संदर्भ और प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक नागार्जुन हैं। लेखक ने प्राचीन हिमालय के मन की परेशानियों को बहुत ही अच्छे ढंग से और सहज रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी को याद करके हिमालय के सामने सहज ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों क्या है, ये दोनों किसकी बेटियों के हैं? ये बहुत ही समझदार और नेक बेटियां जो होती हैं, जैसे बड़ी बेटी होती है तो वे समझदार होती हैं कि वो छोटी का भी ख्याल रख सकें। उसी प्रकार से हिमालय की ये जो दोनों बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो ये दोनों किससे सहज ही रावी, सतलुज, व्याम, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अनेक नदियों का वह स्वरूप इन्हें दिखाई देता है जब वे सब एक साथ हिमालय से निकलती है। जब ये सभी नदियाँ मिलकर एक साथ निकलती हैं तो इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर जब मिल जाती हैं तो इनका एक रूप बहुत ही तेजस्वी रूप इनका दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह सभी को ज्ञात है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबली पतली लड़कियों की तरह होता है। वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रवाह हिमालय के कारण ही है। बिना हिमालय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र जहाँ जाकर ये नदियाँ गिरी हैं। अगला है हमारा काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किसने कहा है? तो काका कालेलकर ने। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? थोड़ा आगे चलिए। इन्हीं में अगर हम प्रेयसी कि हमारे प्रियतम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो लिड यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने के लिए। इसके हम कठिन शब्दार्थ देख लेंगे। कठिन शब्दार्थ है लोकमाता यानी कि सभी संसार की माता। लोकमाता का अर्थ है संसार की माता। ममता तो प्रेम, अपनापन, धागा तो हमारा संबंध बोलते हैं ना, प्रेम का धागा यानी कि हमारे प्यारे संबंध किसी के साथ होते हैं। प्रगतिशील तो इसका आगे है अर्थ कि आगे बढ़ने वाला या बहता हुआ, निरंतर आगे बढ़ते रहना। प्रगतिशील का अर्थ ये होता है। संदर्भ एवं इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक नागार्जुन हैं। लेखक नदियों के प्रति काका कालेलकर के विचारों से सहमति जताते हुए उनके प्रति दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। वह नदियों के प्रगतिशील जल से प्रभावित हो रहे हैं। इसकी अब हम व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने महान विचारक काका कालेलकर के विचार को रखते हुए
कहा कि वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता मानते हैं। काका जो कालेलकर हैं, उनके विचार से वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता यानी कि सभी को जनमानस यानी कि सभी की सब माता मानते हैं। लेखक का विचार है कि नदियों को माता बनाने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में भी देख लेना चाहिए। इतना ही नहीं तो प्रेमिका के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। हम अपनी प्रेमिका के रूप में भी इन्हें देख सकते हैं। या फिर बहन का स्थान तो अनेक कवियों ने इन्हें दे ही दिया है। एक दिन मन उचट जाने पर थो लिड मन जो है, जब हमारा मन किसी बात को लेकर मतलब बोलते हैं ना हम कि हमारा मन उलट गया है, उछल गया है, तो उछल जाता है तिब्बत में। तो उसके लिए कवि ने भी एक दिन मन में उछल जाने पर लिंग तिब्बत में सतलज नदी के किनारे बैठकर जब लेखक ने उसमें अपने पैर डाले तो थोड़ी देर ही में लेखक तरोताज़ा होकर कविता गुनगुनाने लगा। और इस कविता में लेखक ने सतलज को बहन कहकर उसकी जय जयकार की है। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक